साथियों नमस्कार। मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और आज डे है 3। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कहने के लिए तो बहुत सारा है डिस्कशन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और इस सब्जेक्ट को काफ़ी लंबा ले सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें एग्जाम से पहले पहले अपने जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है और जो वीकर सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और आगे चलना है। तो आने वाले जो एग्जाम्स हैं चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओएआरओ हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओएआरओ हो, तो उन सभी एग्जाम्स में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिएगा मैं बिना किसी देर करके सीधे क्लास पर आ रहा हूँ और आप लोग कोशिश ये करिएगा कि क्लासेस को डेली कंटिन्यू करिएगा। और अगर आप डेली कंटिन्यू करते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा और आशा भी करूंगा कि सभी लोगों की बाकायदा पूरा समझ में आएगा और दिक्कत नहीं होगी टॉपिक्स को समझने में। तो सबसे पहली बात, जब हमने देखा था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अलग अलग सेक्टर बांट दिए गए हैं और उसमें आपने 3 महत्वपूर्ण पढ़े सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके बाद टर्शियरी। तो ये सेक्टर इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट आते हैं। सेकेंडरी सब्जेक्ट में आप देखेंगे वो सारे इंडस्ट्री जो डिपेंड करती हैं प्राइमरी सेक्टर पर, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और टर्शियरी सेक्टर में हमारी आती हैं सर्विसेज, जिसमें कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर हमारा जो होटल मैनेजमेंट और इस प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन अभी हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर पर। और प्राइमरी सेक्टर पर हमने कल पढ़ी थी बहुत सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती थी उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, डे 2। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एग्रीकल्चर है यानी कि कृषि है। साथियों कोई भी चीज़ें हो या कोई भी बिजनेस हो, कोई भी सेक्शन हो, बिना किसी पैसे के कोई काम नहीं करता। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी और धीरे धीरे हमारी जो गाड़ी है सीखने की वो आगे बढ़ती चलेगी। तो कोई भी चीज़ डिपेंड करती है इकोनॉमिक्स में फाइनेंस पर। फाइनेंस मतलब वो पैसा, वित्त जो आप लगा करके भविष्य में फायदा उठा सकते हैं। तो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी या फिर आपका क्वार्टरनरी या फिर क्वीनरी सेक्टर, सभी के लिए आपको फाइनेंस की आवश्यकता होती है। और साथियों आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो हर कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं करा सकता। यानी कि जिसके पास फाइनेंस होगा यानी कि पैसा होगा, केवल वही संस्थाएं या फिर इंडिविजुअल या व्यक्ति भी आपको उपलब्ध करा सकता है। तो अभी तो हम बात करेंगे बाद में कि वो स्रोत क्या है जहां से प्राइमरी सेक्टर यानी कि एक एग्रीकल्चर वाला सेक्टर फाइनेंस यानी कि क्रेडिट ले सकता है। लेकिन आप उससे पहले देखिएगा एक शब्द कृषि साख। साख का मतलब एक तरीके से आप ऋण से ही लगाएंगे, लोन से ही लगाएंगे। तो कृषि साख या कोई भी साख का मतलब यही होगा कि आप लोगों ने लोन लिया है। एक्चुअल में साख को बोलते हैं क्रेडिट। तो आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड जैसे तो एक तरीके का उधारी ही होती है जो ली जाती है अलग अलग संस्था द्वारा भी या किसी व्यक्ति के द्वारा भी। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट आप देखेंगे 3 प्रकार से बांटा गया है एक्चुअल में, क्योंकि किसान की जरूरतें भी अलग अलग समय के हिसाब से होती हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर में जो जरूरतें हैं वो कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ समय के लिए होती हैं, अल्पकालिक, जैसे बीज उसको खरीदना होता है, मशीनें उसको खरीदनी होती हैं, लैंड का डेवलपमेंट करना होता है, भूमि का विकास करना होता है, मशीनें बड़ी बड़ी और छोटी सभी प्रकार की मशीनें खरीदनी होती हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं किसान को। तो उसी के लिए अलग अलग हिसाब से ऋण की व्यवस्था की गई है। तो अल्पावधिक ऋण मतलब जिनकी अवधि कम होती है और इनका समय होता है 12 से 15 माह, यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर ये ऋण दिए जा सकते हैं। कौन देता है, कहाँ से मिलता है, ये बातें भी बाद में करेंगे। कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट रखती हैं और उसके लिए जो लोन मध्यावधि ऋण आते हैं वो 15 माह से 5 वर्ष के लिए। और दीर्घावधि ऋण आप देख सकते हैं 5 वर्ष से 20 वर्ष तक, यानी कि 5 वर्ष से ऊपर के लिए जो भी लोन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, मिड टर्म्स लोन होते हैं और उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। और ये जो फाइनेंस होता है ये किसानों को देता कौन है, बात ये आती है। तो साथियों पुराने जो समय में क्रेडिट करते थे
तो पहले तो किसान क्या करते थे, कोई ऐसी संस्था नहीं थी ऑर्गेनाइज्ड जो किसानों को पैसा उपलब्ध करा दे। ऑर्गेनाइज्ड मतलब नियोजित। तो वो क्या करते थे कि उनके पास जो गैर संस्थागत हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल हैं, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता था, इंस्टीट्यूशनल, तो कोई बड़ी संस्था नहीं होती थी, बल्कि लोग क्या करते थे, अपने गांव के साहूकार से मिलकर के, वहीं जो ऐसे लाला होते थे गांव में जो पैसा उपलब्ध करा देते, या फिर सीधे अपने रिश्तेदार से लेकर के वो फाइनेंस कंप्लीट करते थे और तब जाकर के अपनी गतिविधियों को चलाते थे। चाहे वो सिंचाई करने की बात हो, बीज खरीदने की बात हो, या फिर मशीनें खरीदने की बात हो, या फिर भूमि विकास की किसी भी प्रकार की जरूरत हो, तो उस समय यही चीजें होती थी। और कोई संस्था नहीं थी। देश आज़ादी के बाद या उससे पहले भी एक बैंकिंग सेक्टर शुरू हुआ, और बैंकिंग के साथ ही साथ सिस्टम शुरू हुआ ऑर्गेनाइज्ड का, जिसमें किसानों को या प्राइमरी सेक्टर को मिलना शुरू हो गया इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। उसमें सारी जानकारी होती है, और उसमें सरकार गवर्नमेंट से पैसा, वाणिज्यिक बैंकों से बैंक का पैसा, और सहकारी समितियों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा मिलने लगा। इसमें फायदा क्या होता है, एक तो आपकी जो रेट है लोन की वो कम होती है, जबकि जो किसान ग्रामीण साहूकारों को से, महाजन से या रिश्तेदार से लेता था, उसकी जो लोन रेट होती थी बहुत ज़्यादा हाई होती थी, और किसान एक के बाद एक समय के बाद लोन में और ज़्यादा दबता चला जाता था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कृषि को जो ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं वो दो प्रकार से क्लासिफाइड हैं, इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत स्रोत, और गैर संस्थागत स्रोत। तो आप देख सकते हैं कि संस्थागत स्रोत में कौन कौन आ रहे हैं, गवर्नमेंट आ रही है, कमर्शियल बैंक्स आ रहे हैं, सहकारी समिति इत्यादि। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा जितनी भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी संस्थागत स्रोत में आती हैं, और गैर संस्थागत में ग्रामीण साहूकार, महाजन, रिश्तेदार। इसमें आप ऊपर वाले में और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे भूमि विकास बैंक भी हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हो गए, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें। और कमर्शियल बैंक तो आपको पता ही है, लेकर के एसबीआई से, पीएनबी वगैरह सब, ये सारे जितने बैंक से आपके ऋण उपलब्ध कराते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं किसान के या प्राइमरी सेक्टर के, आप देख सकते हैं उसमें अल्पकालिक ऋण उसको चाहिए होते हैं, बीज के लिए, खाद के लिए, पशु चारा इत्यादि खरीदने के लिए। मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता आप देखें तो पशु खरीदने के लिए, औजार आप देखेंगे कि इसमें भी हैं। मगर आप देखिएगा कि उसका सिस्टम क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। दीर्घावधि ऋण में आप देखेंगे खेत हो गया, महंगी मशीनें हो गई, इस प्रकार की चीजें खरीदने के लिए दीर्घकालिक ऋणों की आवश्यकता होती है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, यहीं पर प्राइमरी 12 से 15 माह, और यहाँ 15 माह से 5 वर्ष, और 5 वर्ष से जो ऊपर के हैं 5 से 20 वर्ष, वो आपके होते हैं दीर्घावधि ऋण। तो इस तरीके से आप देखेंगे सारी संस्थाएं हैं जो यहाँ पर बटी हुई हैं। और साथियों मैं यहीं पर आपको बता दूं कि जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कमर्शियल बैंक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक की थ्योरी काफ़ी बड़ी है, जिसमें हम हमारे आसपास चाहे वो पीएनबी हो, मतलब सरकारी हो या निजी हो, दोनों ही प्रकार के बैंक हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल उन्हीं बैंकों की चर्चा हम स्पेशली करेंगे जो कमर्शियल बैंक से अलग है और विशेष तौर से कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक बैंक जिसे आप बोलते हैं भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो आप देखेंगे कि भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी राजस्थान में, पहली बार, फर्स्ट टाइम। लेकिन उस समय उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया इस बैंक का, परंतु बाद में 1929 में चेन्नई में जब बैंक बनाया गया भूमि विकास बैंक, तब इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट दिखाई और कृषि को यानी कि प्राइमरी सेक्टर को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने में फ़ायदा पहुंचाया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे किसानों को दीर्घकालिक ऋण। ध्यान से साथियों, भूमि विकास बैंक जो उपलब्ध कराता है वो लॉन्ग टर्म ऋण, तो जो लंबे समय के लिए उपलब्ध कराता है वो लॉन्ग टर्म, और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी दोनों प्रकार के चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो किसानों को भूमि खरीदने के लिए, भूमि पर अस्थायी मतलब स्थायी सुधार करने के लिए और ऋणों का भुगतान करने के लिए दीर्घकालिक ऋणों की आवश्यकता पड़ती है, और इसी वजह से भूमि विकास बैंक आपके काम करते हैं क्रेडिट करने में या फाइनेंस उपलब्ध कराने में एग्रीकल्चर सेक्टर को या प्राइमरी सेक्टर को। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हम चलते हैं ग्रामीण विकास बैंक।
ग्रामीण विकास बैंक आप देखेंगे कि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, लेकिन ये भी उतना वर्क नहीं कर पाए। उद्देश्य यही था कि जो किसान हैं उनको क्रेडिट यानी कि साख उपलब्ध करा दी जाए ताकि वो लोग काम कर सकें। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद ही 1987 में केलकर समिति की सिफारिश पर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया। हालांकि लगभग लगभग पूरे भारत में ग्रामीण विकास बैंक खोले गए, लेकिन बाद में 1987 के बाद कोई बैंक नहीं खोला गया। मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि हम डिटेल्ड चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। साथियों, आप देखेंगे कि चाहे वो लैंड डेवलपमेंट बैंक हो या फिर रूरल डेवलपमेंट बैंक हो, ये सारे संस्थागत स्रोत में आते हैं। और जब से संस्थागत स्रोत बढ़े हैं, किसानों ने अपना जो फाइनेंस की व्यवस्था है वो इन्हीं चीज़ों से कर ली है। इसमें अभी सरकारी जो सहकारी समिति हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। अब तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप देखेंगे कि लगभग लगभग हर जगह उपलब्ध है और किसान उसमें अपना पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। जो रोल बढ़ा है अब वाणिज्यिक बैंकों से फाइनेंस के लिए, वो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट उपलब्ध कराते हैं प्राइमरी सेक्टर को, वो कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद सहकारी बैंक 17% और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 9% जो फाइनेंस है प्राइमरी सेक्टर को वो उपलब्ध कराते हैं। तो क्रम आप देख लीजिएगा, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल डेवलपमेंट या रीजनल वाले जो बैंक हैं वो सब इसको फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं। तो क्रम आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। कुछ अदर पॉइंट भी देख लीजिएगा। केंद्रीय नीति के अनुसार निजी और सार्वजनिक बैंकों को अपने द्वारा दिए गए कुल साख में 40% प्राइमरी सेक्टर को देना अनिवार्य कर दिया गया। साथियों, जितने भी बैंक हैं, कमर्शियल बैंक या फिर अन्य बैंक, तो जितना भी वो लोन या क्रेडिट पास करते हैं उसमें 40% ये जरूरी है, ये अनिवार्य है कि वो प्राइमरी सेक्टर को उपलब्ध कराएं। तो प्राइमरी सेक्टर के लिए 40% जरूरी है। और इस 40% में से भी जो प्राइमरी सेक्टर को आवंटित किया गया उसमें से 18% आपका जरूरी है कि ये रूरल को जाए, यानी रूरल का नाम आ रहा है एग्रीकल्चर के लिए जाए, कृषि के लिए फाइनेंस उपलब्ध हो। तो कम से कम 40% जाना चाहिए प्राइमरी सेक्टर में, और प्राइमरी सेक्टर का भी 18% ये जरूरी है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाकर के मिले। इसके बाद एक और बड़ी संस्था जो सबका बाप कह लीजिएगा, नाबार्ड, और ये ध्यान से, ये फाइनेंस नहीं रीफाइनेंस एजेंसी है जो ऋण उपलब्ध कराती है अन्य बैंकों। यानी कि आप देखेंगे कि नाबार्ड को पैसा ऊपर से मिलता है, जिसमें आप आरबीआई की मदद से आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन बैंक्स इत्यादि से मदद मिल जाती है और नाबार्ड फिर पहुंचाता है अन्य बैंकों। अदर बैंक में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से बैंक आ रहे हैं। ये पुनर्वित्त करती है इन संस्थाओं को, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कमर्शियल बैंक, आरबीआई द्वारा ऐसा कोई अन्य बैंक भी जिसको आरबीआई ने मान्यता दे दी हो, राज्य सहकारी बैंक और कृषि विकास बैंक। अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं राज्य सहकारी बैंक, मतलब कुल मिलाकर के अन्य जो बैंक्स हैं या फाइनेंसिंग एजेंसी हैं उनको ये पैसा उपलब्ध कराते हैं और ये बैंक फिर पहुंचाते हैं फार्मर को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नाबार्ड ऊपर से पैसा लेता है आरबीआई के थ्रू, वर्ल्ड बैंक और एडीबी जैसी संस्थाओं से, फिर ये अदर बैंक को उपलब्ध कराता है और फार्मर तक फिर कमर्शियल बैंक या अदर बैंक उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार की सिस्टम होती है। कुछ बातें देख लीजिएगा नाबार्ड के बारे में। स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को, और ये जिनकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी वो थी श्री बी शिवरामन समिति 1981। इनकी सिफारिश पर गठित कर दिया गया था नाबार्ड। फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बार फिर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मुख्यालय देख लीजिएगा मुंबई। वैसे तो लगभग हर क्षेत्र में इसकी शाखा है, कई सारे इसके क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, लेकिन आपको बस यहाँ पर इतना ही देखना है। उद्देश्य देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को, सीधे फार्मर को नहीं, ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। यानी कि जब ये पैसा इनको दे देते हैं तो नाबार्ड फिर इनको रिफाइनेंस करता है। अदर बैंक फाइनेंस करते हैं फार्मर को और नाबार्ड रिफाइनेंस करता है इन बैंकों को जो फाइनेंस कर रहे हैं फार्मर को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारा सिस्टम यहाँ पे निकल के आता है। और उसके साथ ही साथ इसके 3 बड़े फंक्शन जो आपको ध्यान रखने हैं नाबार्ड के। एक तो क्या काम करता है, ये क्रेडिट
मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ी बात तो है, या क्रेडिट फंक्शन इसको कह सकते हैं। इसके फंक्शन में तो क्रेडिट उपलब्ध कराता है, यानी कि साख उपलब्ध कराता है अदर बैंक को, फार्मर को नहीं। दूसरी बात डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट नाम में ही पता चल रहा है, क्योंकि ग्रामीण विकास इसका विशेष उद्देश्य है, रूरल डेवलपमेंट ये वाला हिस्सा। और तीसरा इसका जो फंक्शन है वो है प्रमोशनल फंक्शन। तो ये क्या करता है, प्रमोशन करता है, बढ़ाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को, और इसीलिए ये सारी चीज़ें हमारी काम करती हैं अंडर नाबार्ड। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि आज की जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होंगी फाइनेंस, और जो कमर्शियल बैंक है या बैंकिंग का सिस्टम है वो हम बैंक में समझेंगे। कल वाली बात हम पहले सबको अलग अलग तरीके से समझ लें और फिर असेंबल करके सारी चीज़ों को एक साथ समझ लेंगे। चलिएगा, आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसके लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, कल फिर हम इसके साथ उपलब्ध होंगे। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जिसमें कृषि या प्राइमरी सेक्टर को बहुत सारा फायदा पहुंचता है। तो जितनी भी योजनाएं हैं वो भी हम बाद में चर्चा में लेंगे, तो एक साथ पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।